तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव लेक्चर में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो टॉपिक है। क्लास 8 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है लाइट। क्लास 8 का लाइट चैप्टर है और इसकी फुल कंप्लीट लेक्चर आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट लाइट आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 है। ठीक है, आपके बुक में चैप्टर नंबर 16 है। तो जैसे देखो, लाइट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लाइट जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मान लो कि आपके चारों तरफ से लाइट हटा दी जाए, अगर आपके चारों तरफ से लाइट हटा दी जाए तो आप कुछ भी देख नहीं सकते। आप कुछ भी देख नहीं सकते। विदाउट लाइट आपकी विजिबिलिटी जो है वो हो जाएगी ज़ीरो। समझ रहे हो? और एक बात कि लाइट के बिना हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर वो भी ख़त्म हो जाएगा। सारी बात समझना। तो लाइट हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट से हमें एनर्जी मिलता है। लाइट से फूड बनाता है कौन? प्लांट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस वजह से लाइट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। आखिर लाइट है क्या? ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे साथ ही साथ, है ना, और समझते भी चलेंगे। देखो, the world as we know is largely known through senses, and the sense of sight is one of the most important senses. जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, इसे हम लोग अपने सेंस के हेल्प से जानते हैं। ठीक है, एंड द सेंस ऑफ साइट कहने का मतलब हो गया कि देखने की जो क्षमता है हमारे में, ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस हमारे लिए है। It is only when the light from an object enters our eyes that we see it. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आँखों में एंटर करती है तो जा कर के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर लाइट हमें ना मिले, हमारे आँखों तक लाइट आए ही नहीं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उससे लाइट हमारे आँखों में एंटर करना चाहिए, तब जाकर के हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो इतना तो तुम समझ गए होगे दैट कि अगर लाइट नहीं रहे, अगर लाइट ना रहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना संभव है ही नहीं। ठीक है, so the light might have been either emitted by the object or reflected by it. The light might have been either emitted by the object or reflected by it. तो या तो वो जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आपके आंखों तक आ रही है, या तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एमिट किया गया होगा। एमिट करने का मतलब जैसे कि जुगनू जो होता है, फायर फ्लाई, तो फायर फ्लाई के केस में क्या होता है कि वो लाइट को प्रोड्यूस करता है ना, और वो लाइट आप देख पाते हो। लेकिन सारे ऑब्जेक्ट जो है लाइट एमिट नहीं करते।
अब जैसे सन है तो वो लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन जो मून है क्या वो लाइट एमिट कर रहा है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो मून जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सन से जो लाइट आ रही है वो मून पर जाकर के रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंचती है और आप मून को देख पाते हो। तो सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते, कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं दैट कि लाइट के बारे में थोड़ा डेफिनेशन है ना। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसे समझाता हूँ। ठीक है, लाइट इज दी एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट आखिर क्या है? तो लाइट एक फॉर्म का एनर्जी कह सकते हो आप। जैसे कि हीट होता है, हीट भी एक फॉर्म का एनर्जी है जिसे आप महसूस करते हो। किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पर आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ये फील होता है। तो लाइट भी एक फॉर्म का एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। अगर आपको किसी चीज़ को देखना है तो वहाँ पर लाइट होना ज़रूरी है। तो लाइट इज़ दी एनर्जी, लाइट क्या है? एनर्जी है दैट इनेबल्स अस टू सी, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। लाइट इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स सच एज द सन। अब लाइट जो है एमिट होता है किससे? तो जैसे कि सन है वो लाइट को एमिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होगे। द वर्ल्ड यूजुअली रेफर्स टू विजिबल लाइट। ठीक है, तो जो भी लाइट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कौन से लाइट की? तो विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, विजिबल लाइट ही है जो आपको चीज़ों को देखने में, समझने में मदद करती है। विजिबल लाइट जो वो होता है विच इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। तो लाइट आप समझ गए, लाइट एक फॉर्म का एनर्जी है और लाइट एमिट होता है सन से, एक सोर्स है लाइट का। सन क्या है? तो लाइट का एक सोर्स है जो लाइट को एमिट करता है और बहुत सारी चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो जो भी लाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन सी लाइट है? तो वो हमारी विजिबल लाइट है। ओके, और विजिबल लाइट वो लाइट होता है जो ह्यूमन आई देख पाए, ह्यूमन आई को दिखे और वो चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। ओके, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दैट कि आर आईज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी। Light from a source falls on an object and then bounces off onto our eyes and that is how we perceive it। मतलब कि हमारी जो आंखें हैं केवल वही रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो लाइट, आवर आइज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी, हमारी आंखें केवल रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। होता क्या है
कि किस लाइट फ्रॉम अ सोर्स, जैसे कि सोर्स मान लो कि हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा सन, ठीक है। तो ये जो सन है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा है सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जो सन है ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट जा कर के मान लो कि ये मून है, तो लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इससे लाइट जा कर के फॉल किया मून पे, और मान लो कि आप यहाँ पर हो, आप तक ऐसे लाइट पहुँचा, तो आप मून को देख पाए, समझ रहे हो। तो केवल आंखें होने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लोगे ऐसा तो नहीं है। जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो करके आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखोगे। तो ये पूरा होता है दैट हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है कि हमारी आंखें केवल रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, होता ये है कि किसी भी सोर्स से लाइट निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और बाउंस बैक होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो जाकर के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली जो है देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और डायग्राम मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर भी देखो, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर पे सन की लाइट आ करके पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके तुम तक पहुंच रही है, तो फिर आईज जो है उसे परसीव करके बता पा रही कि दैट हाँ ये एक फ्लावर है। तो इस तरह से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है। तो ये हुआ लाइट का इंट्रोडक्शन। तुम इसे नोट करना चाहो तो बिल्कुल नोट कर सकते हो, ओके। चलो इतना हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो तो उसको जानने से पहले तो हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो चलो ठीक है समझेंगे, बट पहले आपको पता होना चाहिए ना दैट कि हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑफ सरफेसेस। लाइट जो है वो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है। एनी सरफेस दैट इज रियली वेल पॉलिश्ड और शाइनी एक्ट्स एज अ मिरर। द फेनोमेना ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है, ये वाला, द फेनोमेनन ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब कि वो फेनोमेना जिसमें लाइट जो है वो किसी सरफेस से बाउंस होता है टकराने पर, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि अभी सपोज मान लो कि हमारे पास एक बहुत ही वेल पॉलिश्ड सरफेस है, वेल पॉलिश्ड सरफेस है और लाइट जा कर के उससे टकरा रही है। तो एक वेल पॉलिश्ड सरफेस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बना देता हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक वेल पॉलिश्ड सरफेस मैंने बनाया, तो इसमें ध्यान दो दैट कि हो क्या रहा है। ये देखो ये जो लाइट रे है, ये लाइट की रे एक आ रही है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, याद रखना इंसिडेंट रे।
और ये एक बहुत ही वेल पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है जिसे हम कहते हैं मिरर। ठीक है, तुम्हारे घर पे भी होगा मिरर, तो मिरर तुमने देखा ही होगा, तो मिरर है ये। और लाइट यहाँ पर आकर के इस पे आकर के टकरा रही है, ये जो इंसिडेंट रे है इस तरह से आकर के इस वाले मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और वापस से ये रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, देखो। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, और वो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वो आपका मिरर पे इस तरह से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला तो कि एक इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, वो इंसिडेंट रे आकर के ऐसे मिरर पे ऐसे टकराएगी, मिरर पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो फेनोमेनन आप यहाँ देख रहे हो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड जब आप इस मिरर सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसे कहा जाता है नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो होगा जो आकर के टकराएगा मिरर पे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, जब वो इंसिडेंट रे किसी भी मिरर पे टकराता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे। और एक और लाइन है जो कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल इज़ द परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन से सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? यहाँ पर मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने नॉर्मल कहा। तुम डायग्राम इसको अगर बनाना चाहो तो इजी डायग्राम देखो ऐसा होगा, दैट कि ये आपका एक मिरर इस तरह से हम लोग बनाते हैं कॉपी पे, ये मिरर है और आपका ये वाला जो है ना ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है ना ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। यहाँ लिख लेना तुम, दैट दिस वन इज इंसिडेंट रे, ओके, और ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका है नॉर्मल। ये सारा बात यहाँ पे तुम लिख लेना, ठीक है। इस तरह से तुम कॉपी में बना सकते हो। तो ये तो तुम्हें मैंने समझाया दैट रिफ्लेक्शन आखिरकार क्या है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, इसे नोट कर लो जल्दी से, देन हम लोग आगे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रहा तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, दैट की पहले तो ये जो अभी डायग्राम बना है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों डेफिनेशन हो गया। एंड द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसमें तुम्हें डेफिनेशन कैसे याद रखना है कि वो रे ऑफ लाइट जो आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराए उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और वो इमेजिनरी लाइन जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे हम
नॉर्मल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गए उनके, तो ये तुम्हें याद रखने। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऐसे होगा, एंगल, ठीक है, मैं साइड में इसे लिख देता हूँ, एंगल आई। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अभी यहाँ पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, वो कौन सा एंगल है, ध्यान दो, ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना, उसमें तुम देखो कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल होता है, ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया, इसके बीच का जो एंगल है, दिस वन इज एंगल आई एंड दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, ठीक है। एंड आपका उसके बाद भी है दैट की द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है, एंगल आर वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, और इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये दोनों है, दिस वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हो दैट कि हमारा जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, हमारा जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, उस केस में हमारी जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको तुम याद रखोगे कि दिस वन इज दी, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस इतना ही याद रखना। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, मतलब तीनों जो मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी yes, the angle of incidence, the angle of reflection and the normal all lie in the same plane। तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, इंसिडेंस रे होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा एंड नॉर्मल, ठीक है। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, दी इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, the reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, ये याद रखना, ठीक है ना। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस वन इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और सेकेंड लॉ भी आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना होगा दैट कि हमारी जो इंसिडेंट रे होती है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होती है, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो ये अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। पहला हमारा क्या था, दैट कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या है, कैसे हम लोग दुनिया को देखते हैं, विजिबल लाइट क्या है ना। और लाइट एक फॉर्म का एनर्जी है, लाइट्स की वजह से हम लोग देख पाते हैं, लाइट हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उसमें केवल आईज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे पास लाइट पहुंचनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के, तो उसके लिए एक डायग्राम बता के तुम्हें मैंने समझाया। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब आए हम लोग, तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, दैट कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो जिसमें हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है
दैट कि हमारी एंगल आई और एंगल आर बराबर होगी। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है दैट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये अभी तक हमने जो है पढ़ लिया। अब इसके आगे चलते, अगला टॉपिक क्या है हमारा देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसे हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लो ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, जैसे कि मिरर हो सकता है, तो उस मिरर पे अगर लाइट रेज, आपके जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो सारे पैरेलली आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जितने हैं सारे, ये सारे क्या हैं, तो ये आपके इंसिडेंट रे हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, सारे के सारे पैरेलल हैं। ये वाली रे जो है देखो यहाँ पर आकर के रिफ्लेक्ट हुई, ये दूसरी रे आकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तीसरी रे आकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, चौथी रे आकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और पांचवी रे यहाँ से आकर के रिफ्लेक्ट हुई। ये जितने भी रेज रिफ्लेक्ट हुए हैं ये सारे स्मूथ सरफेस पे आकर के टकराते हैं। पूरा चिकना सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो अगर कोई भी लाइट रे आकर के स्मूथ सरफेस पे टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, मतलब कि जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट कर रही हैं, वो सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल होंगी, सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल होंगी। इंसिडेंट करने वाली जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल होंगी। और जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जितनी की जितनी रेज हैं वो सारी पैरेलल है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन कहीं दिखे तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो इसका डायग्राम आप कॉपी में अगर चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं कि स्मूथ सरफेस होना चाहिए और उस स्मूथ सरफेस पे लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं पैरेलली, दीज आर द इंसिडेंट रेज, एंड ये आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। देखो, तो जितनी लाइट रेज आई थी यहाँ लिख देना इंसिडेंट रेज एंड दीज आर दी रिफ्लेक्टेड रेज। तो जितनी लाइट रेज आई ये सारी पैरेलल थी और जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं वो भी सारी पैरेलल हैं। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन हमें जहाँ भी दिखता है हम उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो। और डेफिनेशन आपकी होगी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर दैट फॉलोज द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब कि जहाँ पर भी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, याद रखना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस स्मूथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिरर, मिरर बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। मिरर एक स्मूथ सरफेस है, उस पर लाइट रेज अगर इंसिडेंट होंगी तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा दैट रिफ्लेक्शन विल बी योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगला जो है इसमें वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है? देखो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह से होगा
दैट के यहाँ पर इंसिडेंट रेज जितनी भी आ रही हैं, ध्यान से देखो, ये वाली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये जितने भी इंसिडेंट रेज हैं ये सारे आपस में पैरेलल हैं, ये सारे आपस में पैरेलल हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद ध्यान देखो, ध्यान देना, देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे आकर के इधर चली गई, ये वाली आकर के इधर चली गई, ये वाली आकर के इधर चली गई, ये वाली आकर के इस तरफ, ये वाली आकर के इस तरफ, जो रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इंसिडेंट रेज तो भाई चलो हमने पैरेलल ही डाले थे, पैरेलल ही गए थे इंसिडेंट रेज, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद ध्यान से देखो तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर, तो कोई रेगुलर पैटर्न में यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, कोई रेगुलर पैटर्न में यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है नहीं हो रहा है। ये हमारा एग्जाम्पल है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का। तो इसे नोट कर लो कॉपी में, डायग्राम भी तुम बना लो। ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होगा जब आपका सरफेस इरेग्युलर है, सरफेस इज इरेग्युलर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस when the surface when the surface when the surface is irregular। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है क्या? यस ऑफ कोर्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, ऐसा मत सोचना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ही नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है दैट कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनवैलिड हो गए, नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एंड इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पर चूंकि सरफेस हमारा इरेगुलर है, सरफेस हमारा इरेगुलर है, तो इरेगुलर सरफेस होने की वजह से, उबड़ खाबड़ सरफेस है, उसकी वजह से ऐसा रिफ्लेक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझ गए? तो ये तुम्हारा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमने डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी समझ लिया। अब इसके आगे दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। चलो, तो इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर में हमें क्या समझना है? तो हमें ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर का मतलब कि जब आप किसी भी घर पे, आपके मिरर तो हो गई, तो आप घर पे किसी मिरर के सामने जब खड़े हो जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उस मिरर में आपका खुद का एक इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। तो उसी की चर्चा, उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। अब इसका क्या मतलब, वर्चुअल इमेज क्या है भाई? मतलब कोई रियल भी होगा। तो आपका जब भी इमेज आपका बनता है किसी भी मिरर से, प्लेन मिरर से, किसी भी नहीं, प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर से आपका जब भी इमेज बनता है तो वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिख के बताओ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के द्वारा जब हम लोग इमेज बनाते हैं तो उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं वो लिख करके हमें बताइए, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट बना के लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। और थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। तो तीन प्रॉपर्टीज आप इसमें से लिख सकते हो,
पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ से आप लिख सकते हो। पहला, दैट कि हमारी जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब वर्चुअल इरेक्ट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। और ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये भी बताऊंगा। एंड इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन, ये भी बताऊंगा। तो उसके लिए एक डायग्राम मैं तुम्हारे लिए बना के रखा हूँ यहाँ पे, उसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखना इसको। इसी से मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा तुम्हें। देखो, इसमें आपको 2 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में 2 लोग नहीं है, एक ही लोग हैं, एक ही है, ठीक है। और बीच में जो है मिरर लगा हुआ है। ये आपका स्मूथ साइड इधर है, इस तरफ है, ठीक है। मतलब ये आदमी ओरिजिनल है, ये इसी का इमेज हमें दिख रहा है। तो ये स्मूथ साइड है इस तरफ, और उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब समझ गए होगे, ऑब्जेक्ट किसे हम कह रहे हैं, बार बार ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ये हमारा है, ठीक है। और ये जो मिरर में हमें दिख रहा है, दिस इज द इमेज। देखो, होता क्या है दैट कि अगर आप सपोज करो ये आई है यहाँ पे, और हम लोग इस इमेज को यहाँ देखना चाहते हैं, तो होता क्या है कि जैसे इसकी इमेज हमें मिरर में देखनी है, ये खुद अपनी इमेज नहीं देख रहा है। यहाँ पर मैंने एक और आँख रखी है, एक और आई रखी है यहाँ पे। इसका मतलब कि कोई और भी है जो इस आदमी की इमेज को उस मिरर में देखेगा, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि इससे लाइट रेज चलते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के जाते हैं। रूम में बल्ब लगा होगा, उस बल्ब से लाइट रेज इस मैन पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और इस तरह से लाइट रेज जाने लगे और जा करके यहाँ मिरर पे टकरा गया, यहाँ मिरर पे टकरा गया, और फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारी आंखों तक जो लाइट हमें पहुँच रही है, जो लाइट हमारी आंखों तक आ रही है, उसमें हमें एक्चुअल में ये फील होगा दैट कि ये लाइट रेज जो है कहीं यहाँ से ओरिजिनेट होकर के आ रही है ना। आई हमारी जो है ना, आँख जो है ना हमारी, वो ऐसा नहीं सोचेगी दैट कि इससे लाइट रेस टकराए होंगे मिरर पे और वो हमारी आंखों तक आए होंगे। ये हमारी आंख को नहीं लगेगा, ये हमारे ब्रेन में हम ऐसा सोच सकते हैं कि सामने अगर मिरर है भाई, तो उस मिरर में किसी ना किसी आदमी का इमेज बन रहा होगा। लेकिन अगर अगर थोड़ी देर के लिए उसको शट डाउन कर दिया जाए, तो आँख को क्या लगेगा कि जो 2 लाइट रेज इसके तक पहुंच रही हैं, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे जो आँख तक पहुंच रही है, क्या वो लाइट रेज वो ऐसा सोचेगा दैट कि यहाँ से आया होगा, टकराया होगा, मेरे आंखों तक आया होगा? नहीं। उसको ऐसा फील होगा कि ये दोनों लाइट रेज कहीं यहाँ से ओरिजिनेट, इस आदमी से ओरिजिनेट हो करके मुझ तक पहुँची है। मतलब आई को यहाँ पर एक इमेज जो है दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज जो है बनता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी वो क्या क्या थी? फर्स्ट तो ये था कि हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। फर्स्ट क्या था कि हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इरेक्ट कहने का मतलब हो गया कि इमेज जो बनेगा वो एक्चुअल में लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाने पर बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लाइट रेज जा करके कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो, जब भी आपका लाइट रेज, अगर ये दोनों लाइट रेज आकर के रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर कहीं पर मिल जाती, तो वो रियल इमेज कहलाता है। फिर से एक बार, कि अगर आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पर जा कर के इंटरसेक्ट हो जा रही है, तो वहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वाले लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके ऐसा अपीयर कराते कि वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, या फिर हम उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाते हैं। तो हमें ऐसा फील होता है दैट कि हमारी लाइट रेज जो है वो रियल रेज के मिलने से नहीं बनी है। ये लाइट रेज किसी 2 लाइट जो मिल नहीं रही थी, अभी रिफ्लेक्शन के बाद तो लाइट रेज ऐसे फैलते जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज ऐसे फैलते जा रहे हैं, तो मिल कहाँ रहे हैं? मिल तो नहीं रहे।
तो इन्हें मिलाने के लिए हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और फिर जा करके हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिला दिया है। समझ रहे हो, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हमने लाइट रेज को मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारी रियल रेज का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी रियल रेज का इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर वर्चुअल रेज मीट कर रही हैं। तो इस तरह का इमेज जहाँ भी बने उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है, मैं लिख दे रहा हूँ वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द sorry, when real rays do not intersect intersect at a point, then they are produced backward to form an image. The image formed by this is called virtual image. The image formed by this is called virtual image. समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो रियल रेज जब आपकी नहीं मिले तो उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिला दिया जाता है और ऐसा करने पर जो इमेज हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद वहाँ पर ये भी लिखा होता है इरेक्ट इमेज। अभी इरेक्ट इमेज क्या है? तो इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अभी आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको भी पता है कि वहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ऐसे सीधा ही बनेगा ना भाई, उल्टा तो नहीं बनेगा। आपका इमेज मिरर के सामने उल्टा तो नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं होता आप ऐसे खड़े हो आपका इमेज ऐसा दिख रहा है, आपका इमेज भी ऐसे बनता है। तो जो इस तरह से बनता है, सीधा जो बनता है उसे हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर। तो इसका ये मतलब है कि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा होगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट हमारा होगा मिरर से, उतनी ही दूरी पर पीछे हमारा इमेज भी बनेगा। इसे हम कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फिर से एक बार, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये सेकेंड था। थर्ड है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। अब इसका मतलब क्या भाई? लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपना राइट हैंड उठाते हो तो जो मिरर में होगा वो अपना कौन सा हैंड उठाएगा? सोच के देखो कि मिरर के सामने आप खड़े हो और उस मिरर के सामने आप खड़े होकर के अपना राइट हैंड उठा रहे हो, तो जो आदमी जिसका इमेज आप देख रहे हो, जो इमेज आप देख रहे हो मिरर में, वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। बात क्लियर हो रही है ना? ये बहुत मजा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा पढ़ाऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। अभी तक मैंने एक बार भी तुम्हें शेयर करने को नहीं कहा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है दैट कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सा टॉपिक तुम्हें एकदम समझ ही नहीं आया। स्कूल में पढ़ाया तो गया है लेकिन समझ नहीं आया, और समझ आएगा भी कैसे? बहुत सारे रीज़न है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं इसी जुनून के साथ आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया दैट कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया दैट कि सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया और क्लियर हो गया हमारा ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दैट के थोड़ा सा मल्टीपल रिफ्लेक्शन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन आखिर किसे कहते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर तुम्हें डायग्राम के हेल्प से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह से दो मिरर्स हैं, है ना, देखो एक मिरर इधर है, इसमें एक इमेज और इसमें एक इमेज इस बॉल का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इसका इमेज एक आपको यहाँ दिख रहा है इमेज 1 और एक इमेज यहाँ दिख रहा है इमेज 2, मतलब एक ही बॉल का दो इमेज दिख रहे हैं, एक ही बॉल का दो इमेज दिख रहे हैं। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन तुम समझ गए। तो अच्छा बताओ कि यहाँ पर दो अलग अलग मिरर है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लास 8 के स्कूल लेवल से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, तुम समझ जाओगे, बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे देखो यहाँ पर जो मिरर है, एक मिरर इधर है एक मिरर इधर है, इन दोनों मिरर्स के बीच में कुछ एंगल है, मान लो कि थीटा एंगल है। मिरर्स ऐसे रखे हुए हैं ना, ऐसे भी रखे रह सकते हैं, है ना, इस तरह से भी कुछ एंगल पे मिरर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो उन दोनों मिरर्स के बीच की जो एंगल है मान लो कि वो थीटा है। अब ये थीटा 60 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। तो ये दोनों मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है और उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर कोई पूछ दे कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, कितना इमेज बन सकता है। जैसे आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सैलून में जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर आप देखते हो तो आपको दिखता होगा कि एक मिरर आपके आगे लगा रहता है और एक मिरर आपके पीछे लगा रहता है और आप बीच में बैठते हो। तो जब आप देखते हो उस मिरर में तो आपको दिखाई देता है कि आपकी जो इमेज है वो मिरर में बनती चली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। देखा होगा तुमने, है ना। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी जो इमेज है ना वो उस मिरर में बनती चली जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो हम लोग वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा बनता ही चला जा रहा है, काउंटलेस, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बन रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वो दोनों मिरर्स आपस में ऐसे लगे हुए हैं, पैरेलली लगे हुए हैं। अगर दो मिरर्स आपस में कुछ एंगल पे रहें और बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसमें कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। तो उसके लिए होता है फॉर्मूला कि हम लोग 360 बाई थीटा करते हैं। क्या करते हैं? 360 बाई थीटा। अब थीटा ये 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो 360 बाई थीटा है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट तब आता है, ठीक है, जब आप यहाँ पर सपोज करो कि थीटा जो है वो है 60। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 360 बाई 60, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 5। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपकी थीटा की वैल्यू जो है कुछ इस तरह से दी हुई है कि आपकी 360 बाई थीटा आ जा रही है इवन, तो उसमें एक घटा करके हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। अगर थीटा 72 होता है, 72 डिग्री होता है, तो थीटा अगर 72 डिग्री होता और हम लोग यहाँ पर 360 बाई थीटा कैलकुलेट करते, मतलब 360 बाई 72 कैलकुलेट करते, तो 360 बाई 72 जो होता वो कितना आता? 5। तो यहाँ पर ये ऑड आ गया, तो यही तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज होगा। समझ गए बात? तो इफ पहला स्टेप क्या रहेगा? कैलकुलेट 360 बाई थीटा। पहला स्टेप रहेगा कि कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? 360 बाई थीटा जो है कैलकुलेट करिए। दूसरा स्टेप रहेगा इफ 360 बाई थीटा इज इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक घटा देंगे। और अगर इफ 360 बाई थीटा इज ऑड,
तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n, कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो एग्जांपल मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन द मिरर है। अगर सपोज थीटा 60 है तो 360 बाई थीटा की है, 6 आया, इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 होगा, 6 माइनस 1। अगर 360 बाई थीटा कैलकुलेट हम लोग यहाँ पे करते हैं और थीटा सपोज 72 डिग्री है, तो ये 360 बाई 72 कितना आएगा? 5। और उसमें हमें कुछ भी घटाना नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पर 5 ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर मैंने तुम्हें बताया, खैर कोई बात नहीं, आगे अगले टॉपिक की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मैं कलर थोड़ा बदल दे रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा विजिबिलिटी जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है उसको डेफिनेशन में पहले समझ लो क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पर डिस्पर्सन का क्या अर्थ है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। कंपोनेंट कलर्स मतलब क्या हो गया भाई? लाइट का क्या कंपोनेंट्स कलर होगा यार? और लाइट कैसे स्प्लिट हो जाएगा, लाइट कैसे ब्रेक कर जाएगा? देखो, जो भी वाइट लाइट होती है, या फिर वाइट लाइट कह दूंगा तो तुम शायद गलत समझ जाओ, सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट है, ठीक है? तो जो भी वाइट लाइट होती है वो एक सिंगल कलर से नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारे कलर्स मिले होते हैं। तो जैसे सन से जो लाइट हमारे पास आती है ना, उसमें कोई एक इंडिविजुअल कलर नहीं है, वो वाइट लाइट कहलाती है, और उसमें 7 अलग अलग कलर्स मिले हुए हैं विजिबल लाइट के। तो जब वो 7 के 7 कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। उसी फेनोमेना को डिस्पर्सन का नाम दिया गया है, जिसमें हम लोग रेनबो की फॉर्मेशन देखते हैं। समझ रहे हो बात? तो जब भी आपकी लाइट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, तो उसे हम लोगों ने डिस्पर्सन का नाम दिया, और इसका एग्जाम्पल होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ओके, तो ये हो गया। अब इसका एक इमेज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। देखो यहाँ देखो, जैसे देखो रेनबो तुम्हें कब दिखता है? रेनबो कब दिखता है? अब रात में तो रेनबो नहीं दिखाई देता है ना। एक मिनट, हाँ, अभी रात में तो तुम रेनबो नहीं देखोगे ना भाई। रेनबो तुम्हें कब दिखता है? जब हल्की बारिश हो रही होती है, उसके बाद जब थोड़ा सा धूप आता है, उस टाइम पे तुम्हें रेनबो दिखाई देता है। यही बात है ना, रेनबो उसी टाइम पे दिखता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो होता है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर लाइट जो है सन से चली, ये कौन सी लाइट है? ये वाइट लाइट है। और ये वाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी है? टोटल 7 कलर से मिलके बनी है। अब ये सन से जो लाइट गई है, ये जा कर के टकरा रही है एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ये वाटर का ड्रॉप है। अब वाटर ड्रॉप होना चाहिए, अगर आपको रेनबो देखना है तो वाटर ड्रॉप होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने बोला कि हल्की बारिश के बाद जब धूप निकलता है उस टाइम पे रेनबो दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो लाइट है सन से चली गई, जा कर के ये रिफ्रैक्शन के हेल्प से ये वाटर ड्रॉप के अंदर चली गई, और इस वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर देखो लाइट टूट चुका है अपने, ये वाइट लाइट जो था ये अपने 7 कलर्स में यहाँ ब्रेक हो चुका है।
अब यही आगे जा रहा है और फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और इस तरह से आँखों तक पहुँचता है और हम लोग जनरली रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और आसान डायग्राम में समझाऊं तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। देखना, मैं अपना एक रफ डायग्राम बना के तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो बारिश हुई है, थोड़ा हल्का बारिश है, बूंदे इस तरह से हैं, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से, और सामने से सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट जब गई यहाँ पर, ये कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। ये सन की लाइट कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। तो ये अपने 7 कलर्स में ब्रेक कर गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इस तरह से निकल गई 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसलिए मैं नहीं बना रहा था, 7 6 एंड 7। तो इस तरह से निकल गया, यही रेनबो का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। समझ गए तुम? तो इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो रेनबो फॉर्मेशन काफ़ी आम बात है, हमने देखा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये तो रेनबो फॉर्मेशन की बात होगी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात होगी। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा है ह्यूमन आई। क्या टॉपिक है हमारा? ह्यूमन आई। और ये ह्यूमन आई हमारा अभी का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, ह्यूमन आई में आपको मैं पहले तो उसके पार्ट्स और ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये समझना है ना, मज़ा आएगा तुम्हें। द ह्यूमन आई इज स्फेरिकली शेप्ड, सबको पता है भाई। जो मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ यहाँ पे, है ना, समझना ऐसे। देखो, जैसे तुम मछली खाते हो, है ना, फिश खाते हो, तो मछली जब तुम खाते हो तो उसकी आँख देखिए कभी? अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मछली की आँख खा लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फिश बना करके उसे छोटे पीसेज में कट करके जब तुम्हें देता है, तुम घर ले करके आते हो, उसे फ्राई करके जब खाते हो, है ना, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो वहाँ पर तुम देखते होगे जो फिश की जो आँख होती है, पूरी जब आँख अगर तुमने कभी देखी होगी तो वो पूरी स्फेरिकल टाइप से, थोड़ी सी स्फेरिकल कम होती है बट होती है स्फेरिकल टाइप की। तो उसी तरह से ह्यूमन आई भी जो है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है। अब बोलोगे सर सामने स्फेरिकल कहाँ दिख रहा है? अरे भाई, उसके अंदर भी आँख जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी हमारी पार्ट है। तो पूरा मिला करके बात हो रही है कि ह्यूमन आई जो है वो स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, और ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है जिसकी डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर है और हमें ये देखने में हेल्प करता है। ठीक है, हमें कलर्स को या फिर डेप्थ, जैसे मान लो कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ होगा, शायद, मैं सबके साथ तो नहीं हुआ होगा बट मेरे साथ हुआ है। जब मैं 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तो 10th क्लास मैंने 2008 में दिया था, ठीक है ना। तो उस टाइम जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी आंखें थोड़ी वीक हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसने मुझे स्पेक्स दिए। ठीक है, उसने मुझे चश्मे दिए, चश्मे लगाए मैंने। तो हुआ क्या था, मुझे अभी भी अच्छे से याद है दैट कि मैं जब वो चश्मा बनवा करके उसे पहन करके अपनी साइकिल से मैं आ रहा था, साइकिल थी मेरे पास उस टाइम पे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ दैट कि जब मैं रोड पे साइकिल चला रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं पर कम ऊंचाई है, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी साइकिल चलाने में, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी चश्मा नहीं लगाया था। हाँ, डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मैंने लिया था, तो उसने मुझे एक्चुअल जितना मेरा पावर था उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे सजेस्ट किया था, बट वो मैंने जब पहली बार लगाया तो थोड़ी देर आई को एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। तो यहाँ तो मुझे वहाँ पर ये समझ आया कि हमारी जो आँख है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे डेप्थ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आई जो है ना, वो डेप्थ और कलर्स को परसीव करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आईज ना रहे तो हम कलर्स भी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कलर्स नहीं देख पाएंगे, डेप्थ का पता नहीं चलेगा।
तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये आई की इंट्रोडक्शन है दैट कि ह्यूमन आई हमारा स्फेरिकली शेप्ड होता है और ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है। इसकी डायमीटर जो है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होती है और ये हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है, हमें कलर्स पहचानने में मदद करती है और साथ ही साथ हमें डेप्थ का अंदाज़ा भी लगता है, ऊंचाई कितनी है, कितनी डेप्थ है, ये सब हमें आईज़ के हेल्प से ही पता चलता है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन दी ह्यूमन आई। अब ये जो आई जो हमारी बनी हुई है इसमें बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं, बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन दी ह्यूमन आई। मैं डायग्राम भी तुम्हें बताऊंगा, पहले तो मैं तुम्हें फंक्शंस बता देता हूँ ताकि डायग्राम बताने के बाद तुम्हें समझ आए। या फिर चलो मैं तुम्हें पहले इमेज ही डायग्राम ही दिखा दे, डायग्राम मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ ताकि तुम उसके अनुसार इमेजिन करते चलो और तुम्हें पता चलते रहे कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ऐसे जैसे ये बनाया ह्यूमन आई, मैंने लेबलिंग कर दिया है दैट कि कौन सा पार्ट क्या है, वो समझने में आसानी होगी। तो मैं नाम भी तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो जो नाम है वो क्या क्या है पहले वो लिख दे रहा हूँ। जैसे 1 नंबर, दूसरा कलर ले लेते, हाँ। तो 1 नंबर ढूंढो कहाँ पे, ये 1 नंबर है। 1 नंबर को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सेकेंड नंबर जो हमारा है वो कहलाता है ऑप्टिक डिस्क। इतना नाम तुम्हें याद नहीं रखना है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो लेबलिंग करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकेंड ऑप्टिक डिस्क है। थर्ड है फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। फोर्थ है रेटिना। उसके बाद फिफ्थ है स्केलरा। सिक्स्थ है कोरोइड। सेवेंथ है सिलियरी बॉडी, बॉडी, सिलियरी बॉडी, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। सेवेंथ के बाद एट्थ नंबर में है लेंस। नाइन्थ नंबर में है कॉर्निया। 10th नंबर में प्यूपिल। ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, मतलब तुम्हें सारा याद नहीं रखना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं जो बताऊँ उतना कर ले। और 11th में है तुम्हारा एक्वस बॉडी। उसके बाद 12th में आइरिस। और 13th में है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। और 14th में है विट्रस बॉडी, ठीक है, विट्रियस बॉडी। तो देखो तुम्हें कौन कौन सा नाम जो है ना याद रखना है। तो एक ऑप्टिक नर्व, रेटिना, स्केलरा, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल, एक्वस बॉडी, आइरिस, एक्सक्यूज में, इतना तुम अगर याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्सक्यूज में, तो ये हुआ। इसमें देखो ध्यान से कौन कौन क्या है। जैसे फर्स्ट वाला ये वाला जो है, ये जो पार्ट यहाँ देख रहे हो इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये डायग्राम भी तुम बना सकते हो, इजी डायग्राम है, ठीक है। ये इजी डायग्राम है तो इसको कॉपी में बना सकते हो, बाद में तुम्हें बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट वन इज ऑप्टिक नर्व, सेकेंड हमें याद नहीं रखना है, थर्ड हमें याद नहीं रखना है, फोर्थ रेटिना, फोर्थ इज रेटिना। ये जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हो ये रेटिना वाला पार्ट है पूरा, इसी पे इमेज बनता है हमारा। स्केलरा 5 नंबर में, ये जो पार्ट यहाँ पर एक देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्केलरा। कोरोइड 6 नंबर में कोरोइड है, ये पार्ट जो है ये पिंक टाइप का जो पार्ट है कोरोइड। सिलेरी बॉडी 7th में, सिलेरी बॉडी यहाँ पर है, या सिलेरी मसल्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद लेंस 8 में लेंस है, ये लेंस है जिससे लाइट जो है पास होती है। 9th में है कॉर्निया, ये सामने जो फ्रंट पार्ट जो बल्ज आउट पार्ट देख रहे हो इसे कॉर्निया कहते हैं। प्यूपिल है तुम्हारा 10th में, ये जो पार्ट यहाँ पर बीच में जो हमारा तोता देखा है तुमने, तोता पाला है कभी? तो तोता अगर तुम्हारा पेट होगा तो उसकी आँख देखना कि वो छोटी बड़ी होती है लाइट के अनुसार। अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो वो कम छोटी हो जाती है, और जब कम लाइट आ रही तो बड़ी हो जाती है। उसका भी फंक्शन आगे पढ़ेंगे। तो वो प्यूपिल है। उसके बाद एक्वस बॉडी है तुम्हारा 11th में, एक्वस बॉडी यहाँ पर जो
आँख में जो पानी पानी टाइप रहता है ना, उसे एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं, एक्वस बॉडी भी कहते हैं। 12th नंबर में तुम्हारा आइरिस है, ये वाला पार्ट आइरिस पार्ट है, यहाँ पर होता है, कोना में होता है। और इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके इसके जो फंक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिसके, वो अगर तुम याद कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो वो फंक्शंस क्या क्या है। देखो कलर चेंज कर, चलो देखो, लाइट एंटर्स थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट आई कॉल्ड एज कॉर्निया। मैंने बताया अभी, जो आँख में सामने में जो बल्ज आउट पार्ट होता है, जिससे लाइट एक मेम्ब्रेन की तरह से होता है, उससे लाइट जो है एंटर करती है हमारे फ्रंट आई में, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। दूसरा, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तोता अगर तुम्हारे घर में वो देखना, उसका आँख छोटा बड़ा होता है। प्यूपिल को साइज को कंट्रोल करने के लिए जो आइरिस एक डार्क तरह का मस्कुलर डायफ्राम है, जो फैलता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, और वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। सो आइरिस क्या है, तो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो क्या कंट्रोल करता है, तो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा होने में मदद करता है। और प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। जो आइरिस होगा उसके सेंटर पे एक स्मॉल ओपनिंग है। अगर मान लो कि कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो उतनी ज़्यादा लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगी तो हम कुछ परसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे कि वो कम लाइट को पास होने देता है, और फिर हम आराम से चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कहीं लाइट कम है, डिम लाइट है, वहाँ पर हमें चीज़ों को साफ साफ देखना है, तो हमें ज़्यादा लाइट चाहिए होगा, तो उसके लिए प्यूपिल जो है वो थोड़ा फैल जाता है और ज़्यादा लाइट को एंटर करने देता है, तो फिर वहाँ पर हम लोग ईजिली उस वहाँ देख पाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद दी प्यूपिल हो गया। द लेंस विच इज बिहाइंड द प्यूपिल हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू क्लियरली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज। अब देखो, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा सामने है, तुम उसको देख रहे हो, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट दूर है, उसको देख रहे हो, तो उसके लिए जो आई लेंस है उसका काम होता है कि तुम साफ साफ देख पाओ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, कुछ है ये लेंस में पढ़ना है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक तरह का लेंस है, ठीक है, इसमें लेंस में क्या होता है, लाइट ऐसे आ रही है और ये जा कर के यहाँ मिल गई, तो देखो ये जो लाइट जिस ऑब्जेक्ट से हमारे पास आ रही है, वो अगर कहीं मिलेगी तो ही तो हम देख पाएंगे। अगर मान लो कि वो लाइट जो है आ रही है ऐसे, और वो यहाँ पर नहीं मिली, थोड़ा यहाँ पर मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं मिली, थोड़ा आगे मिल गई, तो क्या हम उसे देख पाएंगे? नहीं। तो वही जो तुम्हारा ये लेंस है, वो क्या करता है कि इसको फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से कि इमेज जो बने, लाइट के आने से जो इमेज बने, वो एग्जैक्टली ऐसे जगह पर फोकस हो पाए, ठीक है, फोकल लेंथ पे फोकस हो पाए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे भी देख पाएंगे, और जो सामने के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे भी आराम से देख पाएंगे। तो यही काम होता है तुम्हारा लेंस का। तो लेंस क्या करता है, लेंस इज बिहाइंड द प्यूपिल, इसका जगह कहाँ है, तो प्यूपिल के पीछे। ये क्या हेल्प करता है, तो फोकल लेंथ को हेल्प करता है, एडजस्ट करता है, ताकि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जो अलग अलग दूरी पर हैं उन्हें भी हम अच्छे से क्लियरली जो है देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट, द रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेजेस गेट फॉर्म। और रेटिना एक तरह से पर्दा है, पर्दा मत सोचना कि पर्दा लगा हुआ है, पर्दा है इन द सेंस कि एक तरह का स्क्रीन है। अब इमेज अगर बन रहा है तो कहीं तो बनना चाहिए, किसी जगह जगह तो होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर इमेज बनेगा। अब मान लो तुम मूवी देखने जाते हो थिएटर में, और उस थिएटर में जो है स्क्रीन ही नहीं है, पर्दा ही नहीं लगा हुआ है सामने में, कहाँ पे इमेज देखोगे तुम, कहाँ पे मूवी देखोगे तुम। तो उसी तरह से रेटिना हमारे लिए एक तरह का स्क्रीन का काम करता है, जहाँ पर हमारा इमेज जो है बनता है। द रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। उसके बाद, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। अब रॉड्स और कोन्स क्या है भाई,
तो देखो रेटिना पे जब इमेज बनता है तो बहुत सारे इमेज जो बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक है, ये वाइट है ना, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कलर्स को हमें परसीव करना होता है ना, अलग अलग कलर्स को हमें परसीव करना होता है, देखना होता है। तो उसके लिए रॉड्स और कोन्स का हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया फोटो सेंसिटिव सेल्स। तो हमारा जो रेटिना है उसमें बहुत सारे फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनमें कि रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक है। तो कोन्स का क्या काम है? तो कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। अगर आपका लाइट बहुत ब्राइट है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कोन्स, जो है एक्टिव हो जाएगा ज़्यादा। और अगर आपका लाइट जो है डिम है तो कौन एक्टिव हो जाएगा? रॉड्स एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे अलग अलग कलर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। दी ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। और जो लास्ट में जो ऑप्टिक नर्व था यहाँ पर, ये सारा काम हो गया। पहले क्या हुआ? पहले लाइट इससे एंटर किया, तो लाइट एंटर किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, कम लाइट जाने देना है, ज़्यादा लाइट जाने देना, ये सब डिसाइड हुआ, है ना। उसके बाद फिर ये लेंस से लाइट पास होकर के रेटिना पे उसे फोकस किया गया। तो रेटिना पे फोकस करने के बाद उसके बाद हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या करेगा? तो उस सिग्नल को कैरी करेगा और ब्रेन तक ले जाएगा। तो लास्ट ये टॉपिक था कि ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। तो ये था ह्यूमन आई। इसके सारे नोट्स मैंने तुम्हें बता दिए कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है तुम्हें एग्ज़ाम में। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और ये हमारा है विजुअल डिफेक्ट्स, ठीक है। विजुअल डिफेक्ट्स हम किसे कहते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो विजुअल डिफेक्ट सारे मतलब बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और इसमें विजुअल डिफेक्ट्स में जो होता है वो क्या होता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। देखो जब आप विजुअल डिफेक्ट्स की बात करते हो तो विजुअल डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स और द इनएबिलिटी टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। या तो सामने की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम कहते हैं विजुअल डिफेक्ट। अगर आप ऐसे समझो कि सामने कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हम साफ साफ देख नहीं पा रहे, और दूर में कुछ चीज़ें पड़ी हैं वो भी हम साफ साफ देख नहीं पा रहे। ये दोनों चीज़ें किसी एक इंसान को ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये दोनों अलग अलग तरह के विजुअल डिफेक्ट्स होते हैं। एक ऐसा है जिसमें कि आप सामने के ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ नहीं देख पा रहे, और एक ऐसा है जिसमें कि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ नहीं देख पा रहे, ठीक है। और कुछ बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, द लेंस बिकम्स क्लाउडी, अ कंडीशन कॉल्ड कैटरेक्ट एंड दैट इम्पेयर्स विजन, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो लेंस होता है, जो आई लेंस होता है, उसमें थोड़ा सा एक परत टाइप का, क्लाउडी टाइप का, वाइट वाइट टाइप का लेयर जो है बन जाता है, तो जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। ये भी जो है हमारे विजुअल डिफेक्ट्स का रीज़न हो सकता है। अब विजुअल डिफेक्ट्स में जो हम लोग जनरली कोई भी फेस कर सकता है वो होता है एक मायोपिया, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो मायोपिया में क्या होगा? फार अवे ऑब्जेक्ट्स फार अवे ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, मतलब कि दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें ब्लरी दिखेंगी, दूर का जो हमारा देखने का कैपेबिलिटी है वो इसमें डिफेक्ट में आ जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप्स के डिफेक्ट जो है कह सकते हैं यहाँ पे हो गए, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया।
तो मायोपिया जनरली होता है कि हमारा जैसे आई बॉल जो है बड़ा हो गया है ना, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो चेंज हो गया। तो ये सब रीजंस हैं, ये सब हमें उतना ज़्यादा यहाँ फोकस नहीं करना है, बट मैंने तुम्हें विजुअल डिफेक्ट्स में ये बता दिया कि मायोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, और इसमें हम लोग जो है किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, और भी नाम होते हैं, जैसे मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें तुम्हें होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कि इसको हम लोग अगर आप गए होगे डॉक्टर के पास चश्मा लेने के लिए, तो इसमें आपको जो लेंस देता है वो कॉनकेव लेंस दिया जाता है, और इसमें जो लेंस आपको मिलता है ये कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस हमें मिलता है। तो जब आप 10th क्लास में जाओगे तो ह्यूमन आई आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ऐसे आपको बता दिया, इससे आपका काम जो है हो जाएगा। अब आगे इसके आगे अगर बात की जाए तो सीइंग ये ब्रेल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ब्रेल सिस्टम। और हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, मेरे हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स आपके लिए टच किए, पूरा फुल चैप्टर मैंने इसमें कराया है। अगर मेरी तरफ से कोई टॉपिक आपके जहन में है दैट कि सर आपने ये टॉपिक नहीं बताया, तो आप उससे कमेंट करके मुझे बोलना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नुस्ख मत निकालना सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, हो जाता है। जो भी टॉपिक्स मैंने कराया है इतने देर में, उसमें से अगर कोई टॉपिक है जो आपके नज़र में है, मेरे नज़र में नहीं रहा, तो उसे आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये टॉपिक रह गया है, तो इसे भी आप करा दो, तो मैं उसको करा दूंगा अलग से। तो यहाँ पर लिखा है ब्रेल सिस्टम आखिरकार क्या है। तो ब्रेल सिस्टम इज़ अ सिस्टम टू रीड एंड राइट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। अगर मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो अगर कोई लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो क्या उन्हें पढ़ने और लिखने का भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो उनको अगर पढ़ाना है लिखाना है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कैसे पढ़ाएंगे कैसे लिखाएंगे? तो उसके लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसे हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो लोग देख नहीं सकते उन्हें वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। तो ये कंसिस्ट ऑफ 63 डॉट पैटर्न्स ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें होता क्या है कि इस तरह से डॉट्स जो है बने, जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ए से लेके जेड तक, टोटल 26 अक्षर होते, 26 लेटर्स होते हैं ना उसमें, ए टू जेड। उसी तरह से इसमें आपका डॉट के पैटर्न्स में कैरेक्टर्स बनाया जाता है। तो टोटल 63 डॉट या पैटर्न्स इसमें होता है। These patterns are embossed in a braille sheets that can be recognized on touch। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि शीट्स में इनको हम ऐसे अरेंज करते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं एप्पल। ठीक है, अब ये देख करके कोई कैसे बताएगा, वो देख नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डॉट्स हैं इसको कुछ लगाते हैं और उसे वो छूते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर्स ये बताता है, ये कैरेक्टर ये बताता है, और वो उस तरह से जो है उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि these patterns are embossed in a braille sheets that can be recognized on touch। The dots are raised in your order to make it easier to touch। अब जो डॉट्स हैं वो अपने अनुसार ऊपर नीचे आप करके लगवा सकते हो उसमें, और उसे आप पढ़ सकते हो। तो ये ब्रेल सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए जो देख नहीं सकते, और वो आराम से इस सिस्टम के थ्रू जो है पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लाइव लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और जो नहीं समझ आया कोई बात नहीं, उसे कमेंट करके बताओ, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। एंड बहुत सारे लेक्चर्स तो ऑलरेडी रनिंग हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो
कर लो यार सब्सक्राइब, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।